स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल सीवी क्लासेस में। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारत के सामान्य परिचय एवं उसके प्रादेशिक विभाजन से जितने भी टॉपिक बन सकते हैं और उन टॉपिकों से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको हम काफ़ी डिटेल पूर्वक देखेंगे। और टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि जो भी टॉपिक आप इससे पढ़ लें उसके बाद आपको कहीं अन्य जगह पे उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है भारत सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन। इसके अंतर्गत हम लोग कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे भारत के नामकरण को पढ़ेंगे, आकार एवं भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे, उसके साथ भारत के मानक समय को, भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में, भारत के दूरस्थ बिंदु के बारे में, साथ ही साथ भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। इसके साथ साथ अन्य जितने भी भारत के परिचय से टॉपिक या फिर प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम भारत के परिचय की बात करें तो भारत, इंडिया, आर्यावर्त एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध जो भारत भूमि है वह विश्व भूमंडल के 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। अच्छा, इसका कहने का मतलब क्या है? अगर ये हमारा प्यारा भारत है तो अगर इसके दक्षिणी विस्तार की बात करें तो यह कितना है? 8 अंश 4 मिनट। और सबसे उत्तरी विस्तार क्या है? 37 अंश 6 मिनट। वैसे ही इसके अगर हम पश्चिमी विस्तार की बात करें तो है 68 अंश 7 मिनट से लेके पूर्वी विस्तार 97 अंश 25 मिनट। तो यही कहने का मतलब है। कभी कभी प्रश्न में यह पूछा भी जाता है कि भारत का प्रादेशिक विस्तार क्या है, या फिर अक्षांशीय विस्तार क्या है, या फिर देशांतरी विस्तार क्या है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 8 अंश 4 मिनट से लेके 37 अंश 6 मिनट तक, और अगर आपसे देशांतरी विस्तार पूछे तो 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक है। इसको ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु, सभी वनस्पतियां और सभी जीवन की दशाएं पाई जाती हैं। यह भारत को एक विलक्षण रूप प्रदान करता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो भारत की स्थिति जो है वह यहाँ पे है। तो भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ईश्वत रेखा के ऊपरी क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध और निचले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर पूछा जाए, और इसके साथ साथ यह पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। क्यों? यह अगर 0 अंश देशांतर रेखा है तो इसके इधर के भाग, तो इसके पूरब के भाग को पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। तो भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर हम भारत के नामकरण की बात करें तो भारत के नामकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ दिया जाएगा कि यह नाम किसके कारण पड़ा। तो चलिए एक एक करके सबको हम देखते हैं। पहला है, जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण भारत का नाम ब्रह्मवर्त पड़ा। यहाँ पे ब्रह्मवर्त होगा, मिसप्रिंट है। दूसरा है, ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। तीसरा है, फारसी एवं अरबी इतिहासकारों ने भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया। चौथे नाम की बात करें तो आर्यों का निवास स्थल होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा। पांचवा है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा, और इसका वर्णन हमें वायु पुराण में मिलता है। अगला है, यूनानियों द्वारा भारत को इंडिया नाम दिया गया। तो ये थे भारत को दिए गए कुछ नाम जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से क्षेत्रफल में 6 और बड़े देश हैं जिनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और वहीं अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है, और यह पूरे विश्व का 2.4% ही है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व का केवल 2.4% है, लेकिन भारत में पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग कितनी है? तो भारत में कुल गांवों की संख्या लगभग 6,40,000 से अधिक है।
अगला प्रश्न है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक। और यहाँ पे एक बात ध्यान देंगे कि 8 अंश 4 मिनट जो है वह भारत की मुख्य भूमि से विस्तार है, क्योंकि इसका जो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट था वह डूब गया है, जो कि 6 अंश 4 मिनट के लगभग करीब स्थित था, तो उससे पहले वह था। अगला प्रश्न है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। हमारा अगला टॉपिक है मानक समय। भारत के मानक समय से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना जाता है? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है भारत का मानक समय निर्धारित करती है। अगला प्रश्न है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने प्रदान किया? तो भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा ईरानियों ने प्रदान किया। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? तो बौद्ध काल में भारतवर्ष जम्बू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है भारत की खोज सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? तो भारत की खोज सर्वप्रथम वास्को डी गामा ने की थी, जो कि पुर्तगाल का एक निवासी था और इसने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो सबसे पहले भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग ग्रीक या फिर यूनानी शब्द में किया गया था। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत की आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति। इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको एक एक करके चलिए देखते हैं। हमारा प्रश्न है भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह पूरे विश्व का 2.4% है। अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला प्रश्न है भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? तो भारत की भू आकृति चतुष्कोणीय है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कुल 3,214 किलोमीटर है। इसका कहने का मतलब क्या है? अगर ये भारत है तो इसका यहाँ से यहाँ तक विस्तार कितना है? तो 3,214 किलोमीटर। इसको ध्यान रखेंगे। भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? इसका मतलब पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो वह 2,933 किलोमीटर है। कभी कभी इन दोनों दूरियों के बीच के अंतर को भी पूछा जाता है, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 281 किलोमीटर। इसको भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न कहीं से भी बन सकते हैं, तो आपको हर एक पहलू पे ध्यान देना है। अगला प्रश्न है द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो द्वीपों के साथ भारत की कुल तटरेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। अब हमारा अगला टॉपिक है कर्क रेखा। क्योंकि भारत से कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो इससे भी प्रश्न बनते हैं। तो चलिए कर्क रेखा से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से उन सब के बारे में पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य या फिर 0 अंश देशांतर से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य या फिर 0 अंश देशांतर से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है आंध्र प्रदेश और पांचवा है उड़ीसा। हमारा अगला प्रश्न है विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। और यही पूछा जाए कि 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो उसको मकर रेखा कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वे राज्य कौन कौन से हैं? इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पाँचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और आठवां है मिजोरम। इसको ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को काटती हैं? तो भारत की मानक रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य में आपस में एक दूसरे को काटती हैं। अगला प्रश्न है कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर तथा बंसवाड़ा से होकर गुजरती है। इसको भी ध्यान रखेंगे, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। हमारा अगला टॉपिक है कर्क रेखा से संबंधित। इसमें हम नगरों की अक्षांशीय स्थिति के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि यह नगर लगभग कर्क रेखा के समीप हैं, तो इनसे कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगर कोलकाता की बात करें तो कोलकाता 22.5 अंश उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर हम आइजोल की बात करें तो आइजोल 23 अंश 36 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर हम अगरतला की बात करें तो यह 23 अंश 50 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और अगर हम उज्जैन की बात करें तो यह 23 अंश 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इससे बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह कर्क रेखा के लगभग नज़दीक है, क्योंकि कर्क रेखा क्या है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा होती है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? तो भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में स्थित है। मैंने ऊपर भी बताया कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है? 8 अंश 4 मिनट पे। और वह बिंदु कौन सा है? वह बिंदु है केप कमोरिन या फिर कन्याकुमारी। इससे पहले इंदिरा पॉइंट जो है, जो कि 6 अंश 4 मिनट पे स्थित है लगभग, वो हमारा दक्षिणतम बिंदु था, किंतु यह 2004 के सुनामी में डूब गया और उसके बाद हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप कमोरिन या फिर कन्याकुमारी। इसको ध्यान रखेंगे। हालांकि जियोग्राफी के कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल पूर्वक इसको पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का पूर्ण नाम क्या था? तो इंदिरा पॉइंट का पहले का नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। अगला प्रश्न है, भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या फिर गुहार मोती गुजरात में स्थित है। और एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के बीच में कितने घंटे का अंतर है? तो वह 2 घंटे का अंतर है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों के बीच 30 अंश लगभग देशांतरी विस्तार है और 1 अंश बराबर कितना होता है? 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है। तो कुल मिला के 120 मिनट बराबर 2 घंटे का अंतर होता है। हमारा अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, और इससे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? तो भारत की स्थलीय सीमाएं कुल 7 देशों के साथ लगी हुई हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगी हुई है और वह कितना है? 4096.7 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? तो भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है और वह कितना है? वह है 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है वह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है और इसी कारण इसका नाम त्रिपुरा भी पड़ा है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य की सबसे अधिक सीमा जो है म्यांमार के साथ स्पर्श होती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं? तो भारत के पड़ोसी देश भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस प्रकार का सीमा रेखा का उदाहरण है? तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वह अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। अच्छा, अध्यारोपित सीमा क्या होती है? वह सीमा रेखा जो किसी दूसरे देश द्वारा 2 देशों पर थोपी गई है। क्यों? क्योंकि तत्कालीन समय में भारत जो है वह अंग्रेज़ों का गुलाम था और जब उन्होंने विभाजन किया तो उन्होंने इस रेखा का निर्माण किया था। इस वजह से यह थोपी गई सीमा है और यह अध्यारोपित सीमा कही जाती है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सीमाएं प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित, दोनों प्रकार की भारतीय सीमाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगी हुई हैं। इसको ध्यान रखेंगे। आप लोग एक मैप ले लेंगे और उनमें इन सभी देशों की अवस्थिति को देखेंगे। साथ ही साथ भारत के सीमावर्ती राज्यों के बारे में भी आप लोग एक एक करके देखेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। अगला प्रश्न है, दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो भारत के दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव जो है वह भारत के 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र हैं। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया गया है। पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे।
हमारा अगला टॉपिक है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं उससे संबंधित राज्य। बहुत बार परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि किस देश के साथ भारत की कितने किलोमीटर की सीमा साझा होती है, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैप को लेकर साथ में बैठिए, भारत के मैप को, जिससे आप इसको अच्छे से समझ सकें। हमारा क्रम क्या होगा, सबसे पहले देश का नाम होगा, उसके बाद उस देश के साथ भारत कितना सीमा साझा करता है, उसके बाद कौन कौन से भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश उस देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सबसे पहला देश है बांग्लादेश, और बांग्लादेश के साथ भारत कुल 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा अपनी सीमा साझा करता है। और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों की बात करें तो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिज़ोरम, चौथा है त्रिपुरा और पांचवा है असम। कुल 5 भारतीय राज्य जो है वह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। दूसरे देश की बात करें तो दूसरा देश है चीन, जिसके साथ भारत 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और चीन के साथ सीमा साझा करने वाले कुल भारतीय राज्य 5 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश और पांचवा है लद्दाख। मैं फिर से बता दूं कि आप लोग इस सेशन को या फिर जियोग्राफी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ही होता है मैप के साथ। हालांकि अपनी मैपिंग सीरीज़ में हम इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, फिर भी अभी फ़िलहाल में क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो क्या होगा इसमें इसमें आप अगर मैप का सहारा लेंगे तो आप चीज़ें अच्छे से समझ पाएंगे। अगला जो देश है वह पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ भारत कुल 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और पाकिस्तान से कुल 5 भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं वो? पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर और पांचवा है लद्दाख। अगला जो देश है वह है नेपाल, जिसके साथ भारत कुल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और नेपाल से भी कुल 5 भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। पांचवा जो देश है जिसके साथ भारत सीमा साझा करता है वह है म्यांमार, और म्यांमार के साथ भारत कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले कुल भारतीय राज्य हैं 4। कौन कौन से हैं? पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मिज़ोरम और चौथा है मणिपुर। इनको ध्यान रखेंगे। अगला जो देश है वह भूटान, और भूटान के साथ भारत कुल 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और भूटान के साथ कुल 4 भारतीय राज्य जो हैं वह अपनी सीमा साझा करते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है असम। अगला जो देश है जिसके साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है वह है अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के साथ भारत कुल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और इस प्रकार सबसे कम सीमा साझा भारत अफ़गानिस्तान के साथ ही करता है, और वह भारतीय राज्य जिसके साथ अफ़गानिस्तान अपनी सीमा साझा करता है वह है लद्दाख। और इन सबको जोड़ने पे कुल भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाती है? 15,106.7 किलोमीटर। इसको भी ध्यान रखेंगे, यह भी पूछा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में एक एक करके चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं। दूसरा है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और कुल मिला के भारत में कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य निम्नलिखित हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है। हालांकि ये डाटा नहीं पूछा जाएगा, फिर भी यहाँ पे हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे वह है मध्य प्रदेश, और जिसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वह है महाराष्ट्र, जिसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। चौथा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वह है उत्तर प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यह क्रम कई बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। इसको ध्यान रखेंगे और इनका क्रम भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 19.98 करोड़ जनसंख्या है। दूसरा राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी कुल जनसंख्या 11.23 करोड़ है।
और तीसरा जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से वह है बिहार, जिसकी कुल जनसंख्या 10,40,00,000 है। जनसंख्या की दृष्टि से चौथा जो सबसे बड़ा राज्य है वह पश्चिम बंगाल है, जिसकी जनसंख्या 9.12 करोड़ है। और यह डेटा जो है वह 2011 की जनगणना के अनुसार है। हालांकि अब आंकड़े बदल चुके होंगे, क्योंकि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, जो कि अभी तक नहीं हुई है। तो अब इनका क्रम भी याद रखेंगे कि सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राज्य कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है। कई बार क्रम भी पूछा जाता है, और या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इनको जनसंख्या के बढ़ते या फिर घटते क्रम में सजाइए, या फिर आप इनके क्षेत्रफल के बढ़ते या फिर घटते क्रम में सजाइए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, जिसकी कुल जनसंख्या 6,10,577 है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की कुल संख्या 20 है। अच्छा, स्थल रुद्ध राज्य क्या होता है? वैसे राज्य जिनकी सीमाएं किसी भी समुद्र से नहीं मिलती, उन्हें स्थल रुद्ध राज्य कहते हैं, और अगर देश पे लिया जाए तो उन्हें स्थल रुद्ध देश कहते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वह सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी है, कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, जिनमें कि 8 राज्य हैं और एक संघ राज्य है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित वे 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्यों में सबसे पहला है हरियाणा, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड और छठा है बिहार, सातवां है हिमाचल प्रदेश और आठवां है उत्तराखंड। और वह एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कुल मिला के 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, और इस प्रकार उत्तर प्रदेश भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह जिला है सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिले हैं, जिनकी संख्या है 75। हमारा अगला टॉपिक होगा भारत के तटीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश और तट रेखा की लंबाई। इनसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए एक एक करके सारे प्रश्नों को हम देखेंगे। हमारा क्रम क्या होगा? सबसे पहले तटीय राज्य होंगे, फिर उसके तट रेखा की लंबाई होगी किलोमीटर में। सबसे पहला राज्य है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी कुल तट रेखा की लंबाई है 1962 किलोमीटर। इसको ध्यान रखेंगे। हमारा दूसरा तटीय राज्य है गुजरात, जिसकी कुल तटीय सीमा 1214.7 किलोमीटर है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसकी कुल तटीय सीमा 973.7 किलोमीटर है। अगला राज्य है तमिलनाडु, जिसकी कुल तटीय सीमा 906.9 किलोमीटर है। अगला राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी कुल तटीय सीमा 652.6 किलोमीटर है। अगला तटीय राज्य है केरल, जिसकी कुल तटीय सीमा 569.7 किलोमीटर है। अगला तटीय राज्य है ओडिशा, जिसकी कुल तटीय सीमा 476.4 किलोमीटर है। अगला तटीय राज्य है कर्नाटक, जिसकी कुल तटीय सीमा 280 किलोमीटर है। अगला तटीय राज्य है पश्चिम बंगाल, जिसकी कुल तटीय सीमा 157.5 किलोमीटर है। यह क्रम जो है वह बढ़ते से घटते क्रम में है, हालांकि इसमें कुछ राज्य भी हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अच्छा, यहीं पे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केवल राज्य पूछा जाए तो वह है गुजरात। इनमें अंतर को आप समझेंगे और जैसे प्रश्न पूछा जाएगा उस तरह से आप आंसर करेंगे। अगला तटीय राज्य है लक्षद्वीप, जो कि कुल मिला के 132 किलोमीटर की तटीय रेखा रखता है। अगला राज्य है गोवा, जिसकी तटीय रेखा की लंबाई 118 किलोमीटर है। अगला राज्य है दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, जिसकी तटीय रेखा की लंबाई कुल 82.5 किलोमीटर है। अगला राज्य है पुडुचेरी, जो कि कुल 30.6 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और इस प्रकार भारत की कुल तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। और यह कैसे है? यह राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को इंक्लूड करने पे है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के तटीय रेखा की लंबाई को घटा दें तो कुल कितना हो जाएगा? तो कुल तट रेखा की लंबाई हो जाएगी लगभग 6100 किलोमीटर। इसको भी ध्यान रखेंगे। इस प्रकार भारत के मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। और कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी होगी? 7,516.6 किलोमीटर। दोनों को ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो वह जिला है झाबुआ जिला। मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला
उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों की राज्यों की सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को साझा करता है? तो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला जो है वह महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा किस भारतीय राज्य का उपनाम है? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का स्थान या फिर प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है? तो असम को पूर्वी ज्योतिष का स्थान या फिर प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किन उत्तरी पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है? तो 7 सिस्टर में शामिल राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो यह चारों धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, उगते सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है? तो उगते सूरज की भूमि के नाम से अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? तो पंजाब को 5 नदियों के तौर के नाम पे जाना जाता है और इसी कारण इसका नाम पंजाब भी पड़ा है। पंजाब 5 नदियों का समूह। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? तो कर्नाटक को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम को कोचीन का जुड़वा नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को भारत का कोहिनूर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड राज्य में पाट अंचल स्थित है। अगला प्रश्न है, असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? तो असम कुल 7 भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो उत्तर दक्षिण गलियारे श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो पूर्व पश्चिम गलियारे गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ते हैं। अच्छा प्रश्न है दोनों, इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित पाया जाता है? तो वह राज्य है पदुचेरी, जो कि 3 राज्यों में विभाजित है। इसके 3 जिले हैं और अलग अलग राज्यों में स्थित है। जैसे अगर यमन की बात करें तो यमन आंध्र प्रदेश में स्थित है, कराईकल की बात करें तो कराईकल तमिलनाडु में स्थित है, और माहे की बात करें तो माहे केरल राज्य में स्थित है। अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे और यह पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वह है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासनाधीन क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद विदेशी अधिकार से मुक्त किए गए, उन राज्यों के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस के अधीन क्षेत्र की बात करें तो फ्रांस के अधीन 2 भारतीय क्षेत्र थे। पहला था पदुचेरी और दूसरा था चंद्रनगर। पदुचेरी को 1954 में स्वतंत्र कराया गया और चंद्रनगर को 1946 ईस्वी में। हालांकि इसको स्वतंत्रता पूर्व ही सम्मिलित कर लिया गया था। दूसरा जो देश था वह था पुर्तगाल, और पुर्तगाल के अधीन जो क्षेत्र थे वह था दमन एवं दीव और गोवा। दमन एवं दीव को 1961 ईस्वी में मुक्त कराया गया और गोवा को भी 1961 ईस्वी में मुक्त करा के भारतीय राज्यों में मिला लिया गया। पुर्तगाल के अंतर्गत तीसरा जो क्षेत्र था वह था दादर एवं नगर हवेली, जिसको कि 1954 ईस्वी में स्वतंत्र करा लिया गया। अगला प्रश्न है, मैक-मोहन रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो मैक-मोहन रेखा भारत और चीन को अलग करती है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मैक-मोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा बनाती है? तो भारत एवं चीन के बीच में। अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को रेडक्लिफ रेखा अलग करती है। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा किन 2 देशों को अलग करती है? तो भारत तथा अफगानिस्तान को डुरंड रेखा अलग करती है। हालांकि कहीं कहीं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान भी मिल सकता है, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में अफगानिस्तान जो है वह भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इस पर विवाद है, इसके बारे में हम लोग कभी और चर्चा करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है, भारत के प्रमुख चैनल
प्रमुख जल संधियाँ और विभाजक क्षेत्र जिनसे प्रश्न बनते हैं। क्रम होगा चैनल या फिर जल संधि और किन क्षेत्रों को विभाजित करते हैं। अगर हम 6 डिग्री चैनल की बात करें तो 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। सुमात्रा कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। अगला है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करते हैं। इसको याद करने का तरीका है MM8 से याद कर लीजिए आप लोग। 8 डिग्री चैनल M से शुरू होगा मालदीव, M से शुरू होगा मिनिकॉय। अगला है 9 डिग्री चैनल जो कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। अगला चैनल है 10 डिग्री चैनल जो कि छोटा अंडमान एवं कार निकोबार को अलग करता है। अगला जो चैनल है वह है द ग्रेट चैनल जो कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को अलग करता है। अगला है पाक जल संधि जो कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगली जल संधि है कोको जल संधि जो कि अंडमान और कोको द्वीप को अलग करती है। कोको द्वीप कहाँ पे स्थित है? म्यांमार में। अंत में हम भारत से संबंधित अन्य परीक्षा उपयोगी जितने भी प्रश्न हैं उनके बारे में चलिए पढ़ लेते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर पूछे भी जाएंगे। पहला प्रश्न है भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील तक है। अगला प्रश्न है भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल कितना है? तो 24 समुद्री मील तक भारत का संलग्न क्षेत्रमंडल है। अगला प्रश्न है भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल कितना है? तो 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य क्षेत्रमंडल है। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के बीच 2 घंटे का समय अंतराल है। इसके बारे में मैंने अभी ऊपर बताया भी था कुछ देर पहले। अगला प्रश्न है भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो भारत के औसत समुद्र तल का मापन चेन्नई से होता है। इसको आप लोग स्टेशन पर देख सकते हैं। स्टेशन के नाम के नीचे लिखा रहता है औसत समुद्र तल से ऊंचाई, तो वह समुद्र तल चेन्नई से ही लिया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तो भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि तिरुवनंतपुरम में होती है। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बजियर ने कौन सा शहर डिजाइन किया था? तो फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बजियर ने चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है उडंग मंडलम ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? तो उडंग मंडलम ऊटी में सीढ़ीदार रूपी जो है बसाव पैटर्न है। अगला प्रश्न है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कोरी क्रीक कक्षकिरण में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है? तो जम्मू कश्मीर का द्रास जो है भारत का सबसे अधिक दूसरा आवासित स्थान है। अगला प्रश्न है सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक विवाद है। अगला प्रश्न है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी में भारत का कौन सा भाग पूर्णतः सागर में डूब गया? तो वह था इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट। और इसी के बाद भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह क्या हो गया? वह हो गया था कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है भारत का सूक्ष्मतम स्थल कौन सा है? तो भारत का सूक्ष्मतम स्थल जैसलमेर है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर 3 बार युद्ध हुआ है। अगला प्रश्न है भारत में कहाँ पर सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता? तो भारत के प्रयागराज उत्तर प्रदेश में सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो भारत के उपमहाद्वीप में कोरोमंडल तट जो है वह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित होता रहता है। अगला प्रश्न है गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद है। अगला प्रश्न है भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन देहरादून से होता है। अगला प्रश्न है दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो भारत का प्रथम मानचित्र एन विले ने 1752 ईस्वी में बनाया था। तो ये था हमारा भारतीय भूगोल का सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन से संबंधित वीडियो लेक्चर। मेरा दावा है कि इससे बाहर आपसे किसी भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लिया और इसको नोट डाउन कर लिया तो मेरी आशा है कि आप लोगों को और किसी सोर्स से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और साथ साथ अगर आप लोगों को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।